हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करेंगे जो क्वेश्चंस हम पोस्ट कर रहे हैं, जो कम्युनिटी का जो ऑप्शन होता है उसमें जो मैंने क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं और आप लोगों ने पोल के थ्रू जो आंसर्स किए हैं उनके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके आंसर्स की डिमांड कर रहे थे। तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चंस आपके लिए पोस्ट किए गए हैं, तो आप उनको ट्राई करके तो एक बार एटलीस्ट देखिए ना। तो जब थोड़ा टाइम हो जाएगा, जैसे आज हम शुरुआत के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एक हफ्ते के हो गए होंगे, एक हफ्ता पहले जो मैंने पोस्ट करने शुरू किए थे। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस पोस्ट किए जा रहे हैं उसका जो पोल है, उस पोल के आंसर को या उस पोल की परसेंटेज ज्यादा को देख के आप ये नहीं सोचेंगे कि यही आंसर सही है। आप अपने हिसाब से आंसर देंगे। प्लस ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जो है उसी के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि वो आंसर का आपका क्या लॉजिक है। ठीक है, उससे एक एक चीज होगी कि हेल्पफुल रहेगा डिस्कशन में, और मुझे ये आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरीके से जो है आप लोगों के क्वेश्चंस गड़बड़ हो रहे हैं या क्या किस रीजन के साथ वो गड़बड़ हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने किया था, हु रोट द एपिक पोएम सावित्री। अब जो मैं आपको पहले कह रही थी वो ये था कि जैसे ये हाईएस्ट परसेंटेज यहाँ पे 57% ने आंसर दिया, श्री अरबिंदो। अब कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए उसने रविंद्रनाथ टैगोर आंसर दिया, लेकिन उसने देखा कि श्री अरबिंदो पे परसेंटेज ज्यादा है, तो उसने भी श्री अरबिंदो को जो है वो पोल में वोट किया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट रहिए, उसके बाद जो होगा वो आंसर्स तो डिस्कस हो ही जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले और हाँ, क्योंकि इसीलिए मैं कह रही हूँ ये चीज कि जिन्होंने ज्यादा परसेंटेज दी है वो बहुत बार ठीक होती हैं चीजें, लेकिन बहुत बार गलत भी होती हैं। तो आप ये सोच के कि ये ज्यादा परसेंटेज ने इसका आंसर दे रखा है तो इसका सही आंसर यही है, इसलिए जो है मैं डिस्कशन सुनूंगा ही नहीं या सुनूंगी ही नहीं, तो वो गलत है। क्योंकि आप एक बार जब किसी चीज को या किसी चैनल को सब्सक्राइब करके उसको फॉलो अप कर रहे हैं, तो वो कई बार चीजें कनेक्टिंग होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो आप वो चीजें देखिए। कई बार कहीं एक चीज देख के हो सकता है उस चीज में कोई गड़बड़ हो जाए, नेक्स्ट वीडियो में वो ठीक कर रखी हो, तो आपको कंटिन्यूटी में देखना फिर ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आप प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन था कि सावित्री जो है वो पोएम किसने लिखी। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ये श्री अरबिंदो ने ही लिखी है। अब सावित्री के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पूरा नाम जो इस पोएम का है वो है सावित्री, अ लेजेंड एंड अ सिंबल। तो ये पूरे पोएम है, एपिक पोएम इसको बोलते हैं। और पोएम का वर्स क्या है, ब्लैंक वर्स है। अलग अलग तरीके के होते हैं ना कि राइम स्कीम है या नहीं, ब्लैंक वर्स में कोई राइम स्कीम नहीं होता। ठीक है, और ये श्री अरबिंदो ने लिखी है। किसके ऊपर बेस्ड है ये, थियोलॉजी फ्रॉम द महाभारत के ऊपर ये बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी वॉज ए और एन क्या थे। तो वो आइडियलिस्ट थे, ये आंसर भी ठीक है, लेकिन एक बच्चे ने बोला था कि वो नेचुरलिस्ट भी थे, विच इज समवेयर राइट। तो जब अगर हमसे पूछा जाए तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कौन से ऐसे जो थिंकर हैं वो थे जो कि आइडियलिस्ट इन एम है, नेचुरलिस्ट इन कंटेंट है और प्रैग्मेटिस्ट इन मेथड हैं, तो वो गांधी जी होंगे। तो हम ये नहीं बोल रहे कि वो सिर्फ आइडियलिस्ट थे, लेकिन जब हम आइडियलिज्म पढ़ते हैं या जब हम फिलोसफीज पढ़ते हैं तो उनकी फिलोसफी जो है वो आइडियलिज्म से ज्यादा मैच खाती है। इसलिए महात्मा गांधी को अगर चूज करने को बोला जाए तो वो आइडियलिस्ट है, क्योंकि उनका मेजर एम जो है वो आइडियलिज्म ही था। उन्होंने जो बेसिक स्कीम दी थी एजुकेशन की वो भी आइडियलिज्म के ऊपर ही बेस्ड थी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि महात्मा गांधी अगर एक वर्ड में पूछा जाए तो वो आइडियलिस्ट हैं, अगर ज्यादा पूछा जाए तो वो जो कंटेंट को फॉलो करने की बात करते हैं या मेथड ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी ऑफ मोटिव्स। तो फंक्शनल ऑटोनॉमी ऑफ मोटिव्स जो है वो एल्पोर्ट ने ही दिया है, उन्होंने ही डेवलप किया था। अब हम फंक्शनल ऑटोनॉमी ऑफ मोटिव्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था इसको कि फंक्शनल ऑटोनॉमी, जैसे इन्होंने वर्ड दिया ना फंक्शनल ऑटोनॉमी ऑफ मोटिव, यानी आप कोई काम कर रहे हैं, उसका आपने जब वो काम करने की इच्छा थी आपकी, जब आपने शुरू किया था तब एक और मोटिव था, यानी एक रीजन था जिसकी वजह से आप वो चीज सीखना चाह रहे थे, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ओरिजिनल मोटिव। ठीक है, तो उसका जो ओरिजिनल मोटिव था, जैसे एक एग्जाम्पल दिया कि एक आदमी है जो कि एक टास्क में या एक क्राफ्ट में क्या होना चाह रहा है, परफेक्शन चाह रहा है।
अब वो परफेक्शन किस वजह से चाह रहा है, उसका ओरिजिनल मोटिव था कि मे बी उसको एक सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी थी बचपन से कि उसको ये काम नहीं आता, ये चीज। लेकिन अब जो उसने अपना प्रोफेशन चूज किया है, जो उसका काम है, उसके अकॉर्डिंग वो चाहता है कि उसको इसमें महारत हासिल होनी चाहिए, वो परफेक्ट होना चाहिए इसमें। तो उसका क्या हो गया, चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई, मोटिव जो था उसका, अब जिस रीजन से वो सीखना चाह रहा है और पहले जो रीजन था, अब दोनों अलग अलग हो गए। तो जो ओरिजिनल मोटिव था उसकी बजाय अब क्या है, उसकी जो ड्राइव है, उसका जो रीजन है, वो चेंज हो गया है। इसी को क्या बोलते हैं, द आइडिया दैट ड्राइव्स कैन बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिनल मोटिव। कि अब जो आप आइडिया कर रहे हैं या आप जो आप चीज सीख रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट हो गया है किसके, ओरिजिनल मोटिव के। और जब इंडिपेंडेंट हो गया है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल ऑटोनॉमी बोल रहे हैं। और ये फंक्शनल ऑटोनॉमी ऑफ मोटिव्स का किसने दिया था, एल्पर्ट ने दिया था। और एल्पर्ट ने ही कोशिश की थी कि वो ड्राइव और मोटिव में डिफ्रेंशिएट कर पाए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द मेन डिफरेंस बिटवीन लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट इज इन। कि इनमें से क्या आंसर आएगा। तो आंसर इसका यही है, डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ एक्सट्रानियस वेरिएबल्स। रीजन क्या है इसका, कि जो लेबोरेटरी में, एक आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक आप फील्ड में सर्वे कर रहे हैं या फील्ड में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आप चीज़ों को या जो वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, फील्ड में जो टेम्परेचर है वैसे ही रहेगा। अब ये तो है नहीं कि आप एनवायरमेंट का टेम्परेचर चेंज कर देंगे। तो जो कंट्रोल है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स के ऊपर, उसमें डिफरेंस होगा। मेन डिफरेंस जो होगा कि आप जो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं उनमें डिफरेंस होगा। कुछ चीज़ें आप फील्ड में कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ आप लैब में कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये बी रहेगा, डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नस वेरिएबल्स। नेक्स्ट है, डोचिने इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ। ये किसका है, ये मस्कुलर डायस्ट्रोफी है। और इसको डी, एम और डी, यानी डोचिने मस्कुलर डायस्ट्रोफी, डीएमडी डिजीज भी बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको डीएमडी डिजीज बोलते हैं। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। प्लस क्या चीज इसमें देखने को मिलती है, प्रोग्रेसिव मसल डिजेनरेशन एंड वीकनेस देखने को मिलती है। जैसे ये बच्चे का यहाँ पे ये दिखा रखा है हाफ पार्ट, तो इसमें क्या क्या हो जाता है वो चीजें इसमें दिखा रखी हैं कि हार्ट फंक्शन डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर के चांसेस रहते हैं। जो डायफ्राम होता है यहाँ पे लंग्स के नीचे, जो एक डायफ्राम होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वो नीचे की साइड एक्सटेंड होता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो ऊपर की साइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो चीज क्या है, वीक डायफ्राम, वो जो लेयर है डायफ्राम है, वो वीक होता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर का खतरा रहता है। लॉस ऑफ मसल मास, इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस, इसकी वजह से वो बच्चा जो है वो ठीक से चल नहीं पाता और उसको व्हील चेयर की भी जरूरत होती है। तो ये डीएमडी डिजीज है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये किस वजह से होती है, एक प्रोटीन होता है डायस्ट्रोफिन। तो डायस्ट्रोफिन प्रोटीन की जो चेंजेस हैं, यानी अल्टरेशन है, ड्यू टू अल्टरेशंस ऑफ प्रोटीन कॉल्ड डायस्ट्रोफिन। और डायस्ट्रोफिन की वजह से ही इसको डायस्ट्रोफी बोला जाता है। ठीक है, डायस्ट्रोफी, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, क्योंकि मसल में डायस्ट्रोफिन की जो वो अमाउंट है ऊपर नीचे हो जाती है, उस वजह से ये डिजीज होती है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मॉर्फन सिंड्रोम। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन है, 2018 में शायद यूजीसी नेट में आया था। तो मॉर्फन सिंड्रोम, एक तो यहाँ पे MARFAN आएगा, लेकिन अगर ये स्पेलिंग भी है तो भी हम क्या लेके चलेंगे, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसका आंसर जो है वो ए आएगा। मोस्टली बच्चों ने जो है वो सी आंसर किया था, लेकिन ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। और इसमें किस किस के ऊपर इफेक्ट होता है, हार्ट पे, आईज पे, ब्लड वेसल्स पे, स्केलेटन पे। तो बेसिकली इसमें अनयूजुअली जो है लंबी आर्म्स हो जाना, लेग्स हो जाना, फिंगर्स या टोज, और बहुत पतला हो जाता है इंसान इसमें। ठीक है, और जो डैमेज होता है इस सिंड्रोम की वजह से, वो कम, मतलब माइल्ड भी हो सकता है और बहुत ज्यादा सीवियर भी हो सकता है। और ये भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड कौन कौन सी डिजीज होती हैं, जो जेनेटिकली होती हैं। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो कि 33% बच्चों ने ही सही दिया था इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट होगा।
फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ अनेकांतवाद इज रिलेटेड टू विच स्कूल ऑफ फिलोसफी। ये भी बहुत सारे 62% ने जो है इसका सी आंसर दिया है, जो कि गलत है। अनेकांतवाद का कॉन्सेप्ट जो है वो जैनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब हम इन स्कूल्स को, जैनिज्म स्कूल को या वेदांता स्कूल को डिटेल में करेंगे स्कूल ऑफ फिलोसफी में, तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूजीसी नेट का, तो अनेकांतवाद जो है वो जैनिज्म से रिलेटेड है, ये बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है प्रेयर्स कांट बी ऑफर्ड विद एन एम्प्टी स्टमक, यानी कि भूखे पेट भजन ना होए वाली सिचुएशन है ये, कि अगर आप भूखे पेट प्रेयर्स कर रहे हैं या आप, क्योंकि आपका आधा ध्यान तो भूख पे ही रहेगा ना, आप प्रेयर्स के ऊपर तो डिवोटिवली काम कर ही नहीं रहे हैं, तो वो चीज़ कौन बोलता है? ये प्रैग्मेटिज्म की जो फिलोसफी है वो प्रैग्मेटिस्ट बोलते हैं। 58% स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया था, और ये प्रैग्मेटिज्म ही इसका सही आंसर है। कि क्यों, और इनका रीजन क्या है? क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीजों में बिलीव करते हैं। जब हम प्रैग्मेटिज्म की फिलोसफी पढ़ेंगे तो प्रैग्मेटिज्म क्या है, वो बोलते हैं कि पहले आप, क्योंकि आपका पहला फोकस है आपकी भूख के ऊपर, तो जब आपको भूख लगी हुई है तो आपका ध्यान प्रेयर में या श्रद्धा में कैसे होगा? तो उस चीज को लेके ये बोलते हैं कि प्रेयर्स कांट बी ऑफर्ड विद एन एम्प्टी स्टमक। फिर है पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ड इज ऑथर्ड बाय, किसने लिखी थी ये आंसर भी बहुत 85% ने सही दिया था, पॉल फ्रेयर ने लिखी थी। और ये जो है थिंकर्स में भी सिलेबस में है यूजीसी नेट एजुकेशन में, तो थिंकर्स में भी है, लेकिन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हो इनसे रिलेटेड, इसीलिए हमने इनको अभी तक जो है वो छोड़ रखा है, और हम फिलोसफी के टॉपिक्स पे जो है वो पहले जा रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन ये था, इन सोशलाइजेशन द टीचर शुड प्ले द रोल ऑफ। अगर आपको याद हो तो हमने सोशलाइजेशन के एजेंट्स पढ़े थे, और उन एजेंट्स में हमने सोशलाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं पढ़े, काउंसलर नहीं पढ़े। तो इस टाइप के क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम किस तरीके का है, तो एग्जाम बेस्ड हो जाते हैं कि इसका आंसर ऑब्वियसली टीचर प्ले कर सकता है एक काउंसलर का रोल। लेकिन काउंसलर जब हम बोल रहे हैं तो हम एक साइकेट्रिस्ट की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या फिर काउंसलर हम प्रोफेशनल इंसान को बोल रहे हैं जो कि उस चीज में स्टडी की हुई हो या कोई डिग्री हासिल कर रखी हो। तो काउंसलर हम एज इन, ऑब्वियसली काउंसलर एक फ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टीचर की जो बात हो रही है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अकॉर्डिंग टू यूजीसी अगर हम देखें तो एजेंट आएगा, कि सोशलाइजेशन के लिए, सोशलाइजेशन में टीचर जो है वो एजेंट का रोल प्ले करता है, ना कि काउंसलर का या एडमिनिस्ट्रेटर का। तो ये ऑल ऑफ दीज आंसर जो है वो ठीक भी हो सकता है कुछ हद तक, और गलत भी हो सकता है। सो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, जो आप एग्जाम दे रहे हैं उनके आंसर की के ऊपर। ये स्टार्ड क्वेश्चन है, ये हम बोल सकते हैं। फिर आता है नेशनल एजुकेशन डे, जो है वो, जो कि 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, किसकी मेमोरी में सेलिब्रेट किया जाता है? ये आंसर भी बहुत सारों ने सही दिया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये हमने प्रैक्टिस सीरीज जो 1 2 4 वीडियोस डली थी उनमें भी हमने बात की थी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है उनके नाम पे नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम्स, दिस इज स्टेटेड इन, ये किस में स्टेट किया गया था कि भारत की जो किस्मत है, डेस्टिनी है, वो क्लासरूम्स में ही शेप हो सकती है। तो ये जो कोठारी कमीशन था हमारा 1964-66, उसमें उन्होंने मेंशन की थी ये लाइन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। फिर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलर ऑफ टीचर एजुकेशन इज डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, यानी कि टीचर एजुकेशन के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन होगा करिकुलम का, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी है। एनसीईआरटी की तो ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि ये स्कूल लेवल पे काम करते हैं और ये स्कूल के बच्चों के लिए ज़्यादा काम करते हैं। यूजीसी की नहीं होगी क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे बात हो रही है, प्लस यूनिवर्सिटी एक ग्रांट कमीशन है जो कि ग्रांट्स देगा आपको, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एनसीटीई प्लानिंग करता है। तो कुछ हद तक अगर हम बोलें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंट कौन करता है? डाइट इम्प्लीमेंट करती है, या और कोई इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होगी वो इम्प्लीमेंट करेगी। तो जो टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं जो टीचर एजुकेशन करिकुलम है उसको। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन में अगर हम, चलो आप एनसीटी आंसर सोच के भी चल रहे हैं, तो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में तो एनसीटी कहीं ना कहीं इंक्लूड हो ही जाएगा। तो ब्रॉड लेवल पे इसका आंसर क्या होगा? वो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा, जो कि सिर्फ 6% स्टूडेंट्स ने सही किया था। तो ये जो है एनसीटी आंसर इसका नहीं आएगा, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर रहेगा।
नेक्स्ट है डाइट्स वर क्रिएटेड इन परसुएंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ, डाइट्स किसके रिकमेंडेशन पे शुरू की गई थी, क्रिएट की गई थी? तो ये आंसर 84% बच्चों ने सही दिया है। एनपी 1986 के बाद उनके रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो डाइट्स को शुरू किया गया था और वही इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है एक तरीके से देखा जाए तो। फिर आता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस सेल्फ अवेयरनेस, जिसमें आप बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं। तो ये बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, एडोलेसेंस ही इसका सही आंसर होगा। फिर है हु इज़ एन आर्क एडवोकेट ऑफ ट्रेट थियोरी। अगर आपने पर्सनैलिटी की जो थियोरीज की वीडियो है बहुत डिटेल्ड थी, उसमें से रीट में भी क्वेश्चन जो है पूछा गया था और उसमें से पर्सनैलिटी के ऊपर बेसिक सारी चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा पर्सनालिटी के ऊपर। तो जो ट्रेट थियरी है वो इनमें से किसने दी है? तो शेल्डन, जंग, क्रेट्समर, इन लोगों ने नहीं दी है ट्रेट थियरी की। ये टाइप थियरिस्ट है। ट्रेट थियरी में हमने जॉर्डन पढ़े हैं, जॉर्डन एल्पर्ट, ठीक है, और बाकी दो और पढ़े हैं, और दो कौन से हमने पढ़े थे वो आप क्या करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बाकी इसका आंसर क्या रहेगा? एल्पर्ट रहेगा। फिर है हु एडवांस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव सेल्फ एज द मोस्ट एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ वंस पर्सनैलिटी। तो क्रिएटिव सेल्फ की बात जो है हमने जंग, फ्रॉइड और एल्पर्ट तीनों पढ़े हुए हैं चैनल पे। तो अगर आपने वीडियोस भी देखी होंगी तो भी ये आंसर सही कर देते, क्योंकि इन तीनों में कहीं पे भी क्रिएटिव सेल्फ की बात नहीं हुई है, एडलर ने की है। तो एडलर जो है वो इनका सही आंसर रहेगा। किसी स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में भी कमेंट किया था, तो ये एडलर जो है ये सही आंसर इसका रहेगा। फिर आता है अकॉर्डिंग टू पियाजे द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव आउटकम ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट इज। जो सेंसरी पियाजे की जो स्टेजेस हैं चार, उनमें जो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, उसके अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव आउटकम क्या है? तो वो क्या रहेगा? वो ऑब्जेक्ट परमानेंस रहेगा, जो कि सेंसरी मोटर स्टेज में ही आता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। फिर पूछते हैं ये पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या है? तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही दिया था। पर्सनालिटी एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, यानी चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो पर्सनालिटी बन गई वही रहेगी। अगर आप चेंज करना चाहें, खुद में बदलाव लाना चाहें पॉजिटिवली, तो वो हमेशा आप ला सकते हैं। तो ये क्या होगा? डायनेमिक कॉन्सेप्ट होगा। डिफेंस मैकेनिज्म्स, ये क्वेश्चन ये तो आप सबका ही सही होना चाहिए था, ये भी सिर्फ 76% का सही है। ईगो ऑफ अ पर्सन अननोइंगली, ये हमने फ्रॉइड की, सिगमंड फ्रॉइड की जो वीडियो की थी उसमें दो तीन चीज़ों के बारे में डिटेल में बात की थी। उनमें से जो है एक ये थियोरी भी थी, ईगो, सुपर ईगो, और जो ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स थे। तो ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि पर्सन अननोइंगली फॉलो करता है। ठीक है, जो हम अपने आप को कुछ एक एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हैं, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। तो ये आंसर रहेगा बी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। ये 20 क्वेश्चंस हमने जो हैं वो आज किए। अगर आपको इनमें से कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी जो हैं इन चीज़ों से थोड़ा बहुत सीख पाएं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।